हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। आज फिर मैं अपने मरहूम दोस्त की बेवा समीना भाभी के घर में जा रहा था। आज उनके घर में मैं चौथी बार जा रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो आज खिलाफे मामूल दरवाज़ा समीना भाभी ने खुद खोला था। न जाने उनकी माँ कहाँ थी। उन्होंने मुझे कमरे में बिठा दिया था। घर में कोई भी नहीं था। ये देखकर मुझे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। मैंने समीना भाभी को कहा कि आप पहले मेरी बात सुन लें, मुझे फिर वापस जाना है। यूं भी आपके घर में कोई भी नहीं है, तो ये बात मुझे गैर मुनासिब लग रही है। ये बात सुनकर समीना भाभी कहने लगी कि फिक्र मत करें, कुछ भी नहीं होता। मैं बस आपके लिए चाय बना लूं, चाय पीकर आप चले जाना। आज पहली बार उन्होंने मुझसे यूं तफसीली बात की थी। मुझे उनको इनकार करना मुनासिब नहीं लगा। मेरे दिल में ये बात भी थी कि कहीं वो मेरे इनकार पर बुरा न मना जाए। तभी मैं वहां पर बैठ गया, मगर मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार कह रही थी कि मुझे यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए था। थोड़ी देर के बाद समीना भाभी चाय मेरे पास रखकर मेरे सामने बैठ गई। वो बहुत इज़्तिरारी अंदाज में अपने हाथों की उंगलियां आपस में मरोड़ रही थी। उन्हें देख के ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है। क्या बात है, आप इस कदर परेशान क्यों लग रही हैं? मैंने पूछा। तभी वो कहने लगी कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं तो। उसकी बात पर मैं चौंक गया। भला ऐसी कौन सी बात थी कि उन्हें मेरा बुरा मनाना का खदशा लाक था। तभी वो कहने लगी कि आपसे बात करना भी जरूरी है और मुझे इस बात का डर है कि आप शायद मुझे गलत ना समझ बैठें। अब तो मैं ये बात जानने के लिए बेताब हो रहा था। न जाने ऐसी कौन सी बात थी जो वो मुझसे करना चाह रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई तो वो यूं घबरा गई जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। वो फौरन से दरवाजा खोलने के लिए गई। थोड़ी देर के बाद उनकी सौतेली माँ मेरे रूबरू थी। वो जांचती और परखती हुई नजरों से मुझे देख रही थी। तुम यहाँ पर कब आए? उनकी नजरों से मुझे उलझन होने लगी और अंदाज भी मुझे बुरा लगा था। तभी मैंने बहुत मुश्किल से गुस्से को कंट्रोल करके उन्हें कहा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। फिर मैंने खामोशी से वो खाकी लिफाफा भाभी समीना के हाथ में रखा, जिसे हमेशा की तरह उन्होंने हिचकिचाकर कबूल किया था, और फिर मैं इजाजत लेकर वहां से चल पड़ा। तब उनकी सौतेली माँ की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। मुझे आता देखकर फौरन ही यहाँ से चल दिए हो। अगर मैं ना आती तो न जाने तुम यहाँ पर कितनी देर बैठे रहते। अब तो मैंने यहाँ आकर तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है। ये सुनकर मैंने पलटकर देखा। उनकी बात बहुत अजीब थी। मैं कोई सख्त बात कहने ही वाला था, तभी मेरी भाभी समीना के चेहरे पर नजर पड़ी। वो जर्द रंग लिए खौफजदा तासुरात से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे उन पर तरस आ गया था। मैं समझ गया था कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो इसका खुमियाजा शायद समीना भाभी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो खामोशी से वहां से वापस आ गया था। मैं घर आने के बाद भी मेरे जहन में बार बार समीना भाभी की ही बात गूंज रही थी। उनके चेहरे के तासुरात बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे थे कि ऐसी कौन सी बात थी जो वो मुझसे करना चाह रही थी, और इन्हें मेरी नाराजगी का भी डर था। मैं इसी चीज में उलझा हुआ था और अब मैंने महीने बाद ही वहां पर चक्कर लगाना था। वहां पर हर दूसरे तीसरे दिन जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सिर्फ महीने में एक आध बार समीना भाभी को कुछ पैसे देने जाता था ताकि वो अपनी जरूरत के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बच सकें। और ये मेरा अपने दोस्त से किया हुआ वो वादा था जो मैं अभी तक निभा रहा था। और जब तक इनकी कहीं और शादी ना हो जाती तब तक मैंने उससे वादे को निभाना था। दिन पर लगाकर उड़ रहे थे। जितने दिन भी मैं वहां पर रुक जा ना सका, मेरे जहन में यही बात गूंजती रही थी। और फिर एक महीने के बाद मैं फिर से वहां पर चला गया था। और आज भी जब मैंने दस्तक दी तो दरवाजा समीना भाभी ने ही खोला था। मुझे देखकर वो बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो बहुत परेशान हो गई थी। उनको देख के मैं चौंक गया और उनसे पूछने लगा कि क्या बात है, आप इस कदर परेशान क्यों लग रही हैं? मुझे ये खदशा था कि कहीं इनके सौतेले भाई या सौतेली माँ ने इन्हें कुछ न कहा हो, और इन्हें यूं हवास पाकता देखकर मैं बेचैन हो गया था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इनकी बेचैनी की क्या वजह है। कभी वो दरवाजे की तरफ देख रही थी तो कभी मेरी तरफ देख रही थी। मैं फिर खुद ही इसके कमरे में आकर बैठ गया जहाँ पे मैं हमेशा रुकता था। तभी वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वो बहुत ज्यादा डरी सहमी सी लग रही थी। मैंने इन्हें यूं बेचैन देखा तो पूछा कि क्या बात है, आप इस कदर क्यों परेशान लग रही हैं? कुछ बताएं तो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वो कहने लगी कि मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ।
मगर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूं। तभी मुझे याद आया कि पिछली बार भी जब मैं यहाँ पर आया था, तब भी वो इसी तरह से बेचैन और परेशान लग रही थी। तभी वो कहने लगी कि दरअसल मुझे आपसे ये कहना था कि अभी उसकी बात दरमियान में थी कि यकायक बाहर से शोर बुलंद हुआ। ये देख के हम दोनों ही घबरा गए और जब कमरे से बाहर निकल कर आए तो सहन के बीचों बीच उसकी सौतेली माँ, सौतेला भाई और मोहल्ले के बहुत सारे लोग खड़े थे। उसकी सौतेली माँ ऊंचा ऊंचा बोल रही थी और उसका सौतेला भाई भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो मुझे यूं देख रहा था जैसे वो मेरा खून कर देगा। तभी बाकी लोग भी आगे बढ़ने लगे और समीना भाभी को कहने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी बेवगी को 4 दिन तक संभाल नहीं सकी। माँ के मना करने के बावजूद भी तुम बाज ही नहीं आ रही हो। आज जब ये घर पे नहीं थी तो तुमने तन्हाई में अपने आशिक को फिर से घर में बुला लिया। अपने इसी आशिक के साथ दफा हो जाओ। हम इस मोहल्ले में गंद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सब लोग एक साथ बोल रहे थे। इनकी ऐसी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था और मैं इन पर गुस्से से कहने लगी कि आप लोग अपनी बकवास बंद करें। ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक शरीफ औरत पर इल्जाम लगा रहे हैं। मगर वहां पर कोई बंदा भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। सब लोग हम दोनों को बुरा भला बोल रहे थे और अब मैं इस सारी सूरत हाल से तंग आ गया था। अब मैं भी कन्नी कतराकर यहाँ से निकल जाना चाहता था। यूं भी मैं इस मुसीबत में ख्वामख्वाह पड़ना नहीं चाहता था। मैंने तो समीना भाभी से नेकी की थी और ये नेकी अब मेरे गले पड़ने जा रही थी। यूं भी मेरा सर्कल बहुत बड़ा था। मेरे ससुराल वालों तक, बीवी तक और बाकी लोगों तक कोई बात चली जाती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। यूं भी मैं बहुत ही ज्यादा अपनी इज्जत के मामले में हसास था। इसलिए मैंने समीना भाभी को कहा कि ना जाने इन लोगों को क्यों गलत फहमी हो रही है कोई। अब अपने अम्मी और भाई को समझा दीजिएगा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, जैसा वो समझ रहे हैं। मेरी बात सुनकर समीना भाभी की आंखें बेयकीनी से फैल गईं। इन्हें जैसे यूं अचानक से मेरा छोड़ जाना अजीब लग रहा था। मैं इनसे नजरें चुराने लगा। मैं इस सारी सूरत हाल में भला क्या कर सकता था? मैंने जितनी अपनी दोस्ती निभानी थी निभा चुका था। अब ख्वामख्वाह की मुसीबत को मैं गले में नहीं बांध सकता था। अभी मैंने 2-4 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि समीना भाभी ने एक ऐसी बात की जिसे सुनकर मेरे आगे बढ़ते कदम रुक गए थे और मैंने बेचैनी से और बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। अपने कानों पर तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ मुझे सुनाई दे रहा है क्या वो सच है। तब इस समीना भाभी ने दोबारा कहा कि समीना भाभी की बातों ने मुझ पर जैसे पहाड़ गिरा दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस तरह कर सकती है। मैं जो बेवा समझकर उनके साथ हमदर्दी कर रहा था और नेकी कर रहा था, वो नेकी मेरे गले पड़ गई थी। मेरे कदम जैसे जम गए थे। मैं पत्थर की मूरत की तरह बिल्कुल साकत खड़ा था क्योंकि समीना भाभी ने बात ही ऐसी कही थी कि सब लोग मुझे मशकूक नजरों से देख रहे थे और मेरी नजरों के सामने मेरे दोस्त का सरापा घूम रहा था। इससे किए गए वादे अगर मेरे पैरों की जंजीर न बनते तो मैं कभी भी इस मक्कार औरत के पास न आता। मैं और राशिद बचपन के दोस्त थे। हम दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। राशिद ने गरीब लड़की से शादी की थी और वो इस शादी से बहुत खुश था। उठते बैठते वो अपनी बीवी की तारीफें करता रहता था। हम दोनों में बहुत सी बातें मुश्तरका थी। हमारे बहुत से शौक और मशागल एक जैसे थे। राशिद का एक छोटा भाई था जिसकी सारी जिम्मेदारी राशिद ने ही उठाई थी और मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। मेरे माँ बाप का भी कुछ साल पहले ही यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया था और राशिद के माँ बाप इसके बचपन में ही फौत हो गए थे। यूँ राशिद ने मेहनत मजदूरी बचपन में ही शुरू कर दी थी। अपना और अपने भाई का खुद ही ख्याल रखा और अपने ही बलबूते पर उसने एक हर चीज बनाई थी और फिर एक गरीब लड़की से शादी करके गोया अपनी खुशगवार जिंदगी की शुरुआत कर ली थी। मैंने भी अपनी खाला की बेटी से अपनी पसंद से शादी की थी। इस दिन जब राशिद मुझसे मिला तो वो बहुत ही ज्यादा उदास था, बहुत परेशान लग रहा था। मैंने जब उससे पूछा तो वो कहने लगा कि छोटा भाई और उसकी बीवी मेरी बीवी के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और हर वक्त मेरी भाभी मेरी बीवी को औलाद ना होने के ताने देती रहती है, जबकि इस पे मेरी बीवी का तो कोई कसूर नहीं है। ये तो अल्लाह की देन है। ये सुनकर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। न जाने लोग इस कदर जाहिलाना सोच क्यों रखते थे। तभी मैंने उसे तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अपने भाई को बोलो कि बीवी को समझाए या फिर उसको लेकर अलग हो जाए। यकीनन इस तरह से वो तुम्हारी बीवी के साथ मामलात ठीक कर लेंगे। कुछ दिन तक तो खैर ही रही और एक दिन जब मुझे राशिद मिला तो वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने उससे पूछा कि घर में सब ठीक है, तुम्हारी भाई भाभी ने लड़ाई की है या फिर कुछ और कहा है। तब वो कहने लगा कि पिछले काफी दिनों से मेरी बहुत सख्त तबीयत खराब है। हर वक्त बुखार रहता है, जिस्म टूटता रहता है। मगर मैं इस चीज को हल्का ले रहा था और अब जब मैं अस्पताल में गया, अपने टेस्ट करवाए तो पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। राशिद ये कहकर रोने लगा था। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें गलत फहमी हुई है।
मगर उसका कहना था कि नहीं, मैंने 1-2 जगह से टेस्ट करवाए हैं और दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल सेम है। न जाने मेरे पास ज़िंदगी कितने दिन की है। और हम दोनों काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे थे। और जब मैं घर में आया तो मेरे दिमाग में मेरे दोस्त की बातें घूमने लगी थी। उसका कहना था कि तुम मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई हो। अगर मुझ पर कल कोई बात बन आई तो अल्लाह के लिए मेरी बीवी का ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना और उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। तुम नहीं जानते कि मेरे बगैर उसकी ज़िंदगी किस कदर मुश्किल हो जाएगी। मेरा दोस्त बार बार मुझे यही बात कह रहा था और मैंने उससे वादा कर लिया था। मैं नहीं जानता था कि ये मेरी इसके साथ आखिरी मुलाकात थी। आधी रात को मैं सो रहा था जब मुझे उसकी मौत की खबर मिली थी। मैंने उसकी मौत का बहुत सदमा लिया था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं उसकी बेवा का हाल अहवाल पूछूंगा। जब अगले दिन मैं उसके घर में गया तो मुझे पता चला था कि भाभी अपने मैके में चली गई। यूं उनके मायके में जाकर मैं उनसे बात करना मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मगर बार बार दोस्त की नसीहत भी दिमाग में गूंज रही थी और उससे क्या वो वादा भी याद आ रहा था। इसलिए मैं उनका पता पूछकर उनके मैके की तरफ रवाना हो गया था। उनका हाल अहवाल पूछा था और अब ज़रूरत पूरी करने के लिए कुछ पैसे भी दे दिया करता था। मगर मैं ये नहीं जानता था कि मेरा वहाँ पर जाना और भाभी की मदद करना इन लोगों को इस कदर ठटकने लगेगा कि वो मुझ पर इल्ज़ामात लगाने लगेंगे। और अब भाभी ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। तभी मैंने इन्हें कहा कि भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो नज़रें चुराने लगी थी। जो सच है वही तो बता रही हूँ सबको, और अब आप भी मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। उसका कहना ही था कि इस मजमे में शोर बुलंद हो गया और वो सब कहने लगे कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर तुम ऐसे यहाँ से चले गए तो हम पुलिस को बुला लेंगे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं लोगों की बातों पर अमल करने पर मजबूर हो गया था। मगर मुझे समीना भाभी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा। उन्होंने आखिर क्या सोचकर ये बात कही थी? मैंने भी सोच लिया था कि मैं इनसे इस बात का इंतकाम जरूर लूंगा। मेरे तो सही मायनों में नेकी गले पड़ गई थी। और फिर इन लोगों ने काजी को बुला लिया और सब कुछ मेकान की अंदाज में हुआ था। और इस सब के बाद जब मैं वहां से निकलने लगा तो उसकी सौतेली माँ कहने लगी कि अकेले पे कहाँ पे जा रहे हो? अब अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाओ, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मेरा समीना भाभी के साथ रिश्ता बदल गया था और अब वो मेरी बीवी के रूप में मेरे सामने थी। मैं गुस्से से लंबे लंबे डग भरता घर से बाहर निकल आया था और वो भी भागते गिरते पड़ते मेरे पीछे आ रही थी। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो वो भी धप से आकर मेरे साथ सीट पर बैठ गई। पूरा रास्ता हम दोनों ने खामोशी में तय किया था। जब मैं घर में आया तो उसे दरवाजे पर उतार कर मैं बाहर से ही चला गया था। मैं नहीं जानता था कि उसने मेरी बीवी से क्या कहा था। मुसलसल मेरी बीवी की मेरे नंबर पर कॉल्स आ रही थी। मैं जानता था कि वो शोर मचाएगी, वावेला करेगी, मुझसे सवाल पूछेगी और मैं इस वक्त उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। आधी रात तक मैं घर से बाहर रहा था। मैं जानता था कि जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे लिए एक हंगामा खड़ा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। जब मैं घर में आया तो मेरी बीवी बिल्कुल नॉर्मल हालत में थी। उसने मुझसे किसी किस्म की कोई बात नहीं की थी और नॉर्मल अंदाज में मेरी रूटीन पूछने लगी। और फिर खाना खाने के बाद वो इधर उधर की बातें करने के बाद अपने बिस्तर पर सो गई थी। और मैं सोचता उलझता चलता उठता रहा कि क्या समीना ने उसे मेरे और अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। अगले दिन जब मैं उठा तो वो दोनों नाश्ता बना रही थी और एक दूसरे के साथ बातें भी कर रही थी। मुझे देखकर समीना खामोश हो गई। मैंने एक कहर भरी नजर उस पर डाली और नाश्ता करने के बाद ऑफिस रवाना हो गया। मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा था। आखिर उसने सबके सामने मुझ पर ये झूठ क्यों बोला कि मैं उसे पसंद करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। ना वो ऐसी बात करती और ना ही वो सब लोग मुझे इस काम के लिए मजबूर करते और ना ही मुझे फिर यूं उसको अपने साथ बांधना पड़ता। कितने दिन गुजर गए थे, मेरी बीवी ने मुझसे मेरे रवैये के मुतालिक कोई सवाल नहीं किया था और इसकी खामोशी मुझे बेचैन किए दे रही थी। न जाने वो समीना के बारे में कोई सवाल क्यों नहीं करती थी और समीना ने इसे अपने और मेरे रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बताया था और ना ही उसने कभी मेरे अपने रिश्ते को जताया था। इस दिन के बाद से मैंने समीना को मुखातिब ही नहीं किया था। मैं उसे जब भी देखता उससे भरी नजर डालकर अपने चेहरे का रुख बदल लिया करता था। मेरे दिल में उसके लिए नफरत सी पैदा हो गई थी। इस दिन ऑफिस से वापस आने के बाद अपने कमरे में आकर लेट गया। मैं मुसलसल यही सोच जा रहा था कि मेरी जिंदगी यकदम से कैसे बदल गई है। तभी मेरी बीवी मेरे पास आकर बैठी। इधर उधर की बातें करने के बाद वो कहने लगी कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा? आप हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? मैंने एक नज़र अपनी बीवी को देखा। मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया था। तुम क्या कह रही हो? आप समीना को अपनी बीवी के रूप में तस्लीम क्यों नहीं कर लेते, जबकि वो आपके निकाह में है? ये सुनकर मैं अपनी जगह से जैसे उछल पड़ा था। उसके नॉर्मल रवैये की गई बात ये मुझे बहुत हैरान कर गई थी और परेशान भी। क्या मतलब, तुम जानती हो ये बात कि वो मेरी बीवी है? मेरी हैरानगी किसी तौर पर कम नहीं हो रही थी। मुस्कुराकर ताईद में सर हिलाने लगी और कहने लगी, हाँ, मुझे तो उसी दिन समीना ने सब कुछ बता दिया था। अगर तुम्हें ये सब कुछ पता था
तो तुमने मुझसे क्यों पूछा नहीं? तुमने गुस्सा क्यों नहीं किया? तुमने वावेला क्यों नहीं मचाया? मैं तो ये समझ रहा था कि जब तुम्हें इसका पता चलेगा तो क़यामत आ जाएगी, मगर वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी। देखते ही देखते उसकी आंखें पानियों से भरने लगी और कहने लगी कि इस दिन जब समीना को आप छोड़कर चले गए थे, तो घर आने के बाद वो मेरे पैरों में गिर गई थी और फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो क्यों इस कदर रो रही है। मैंने उसे अपने साथ लाकर बिठाया, उसे पानी पिलाया और काफ़ी देर के बाद उसके हवास बहाल हुए। तब वो मुझे कहने लगी कि उसकी सौतेली माँ और भाई उस पर जुल्म करते थे। समीना ने शुक्र किया था उसकी शादी हुई और उसकी इन दोनों से जान छूट गई, मगर जब बेवा होकर वापस गई तो उन लोगों ने उसके लिए किसी फालतू शय से भी ज्यादा हैसियत नहीं रखती थी। समीना के भाई को जुआ खेलने की लत थी और वो अक्सर इसके नशेई दोस्त घर में आते रहते थे। वो समीना को बुरी नजर से देखते थे। उसके भाई का एक नशेई दोस्त था जो समीना से शादी करना चाहता था और समीना उसके साय से भी दूर भागती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गलत इंसान था। इसकी पहले से भी 2 बीवियां थी और वह इन दोनों पर बहुत जुल्म करता था। पिछले काफी दिनों से उसके भाई और उसकी अम्मी इसी मौका की तलाश में थी कि वो आपकी जात पर कीचड़ उछाल सके। इस तरह से वो समीना को बदनाम करना चाहते थे। समीना ने इनकी बातें सुन ली थी, तभी इस दिन आपको यही कहने की कोशिश कर रही थी कि आप वहां पर ना आया करें, क्योंकि आपको इसकी इज्जत बहुत अजीज थी। और दूसरी बार जब वहां पर सब लोग आए थे तो समीना सबके सामने ये बात इसलिए कर रही थी क्योंकि एक तो आपकी इज्जत बचाना चाहती थी और दूसरा उसकी सौतेली माँ और भाई मुसलसल उसे इस बात पर हिरासा कर रहे थे कि वो उसके नशेई दोस्त से शादी कर ले। समीना जानती थी कि अगर आप उसे छोड़कर आ गए तो उसकी माँ और उसका भाई उसकी जबरदस्ती शादी करवा देंगे। जब मुझे ये बात पता चली तो मेरा गुस्सा पहले की निस्बत कम हो गया था। समीना अपनी जगह पर ठीक थी, मगर अभी भी कहीं ना कहीं उसके लिए गुस्सा मौजूद था और मैं ये सोचकर हैरान हो रहा था कि ये बात सुनकर मेरी बीवी को गुस्सा क्यों नहीं आया। जब यही बात मैंने उससे पूछी तो वो कहने लगी कि गुस्सा करने की मेरे पास कोई वजह नहीं थी, क्योंकि आपका दिल भी साफ था और उसके जहन में भी ऐसी कोई बात नहीं थी और आपने तो अपनी तरफ से नेकी की थी, मगर उसके घर वालों की बददियानती की वजह से ये सब कुछ हो गया और मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपके लिए आपकी जिंदगी को मुश्किल बना दूं, आपकी नेकी को आपके लिए अजाब बना दूं और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि काश मैं ये नेकी ना करता। यूं भी इस औरत पर तरस आ गया था। वो बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थी कि मैं कहीं भी इसे घर से निकाल तो नहीं दूंगी और मैं एक मजलूम औरत पर जुल्म कैसे कर सकती थी। तो मेरी नेकी तो बचाना चाहती हूँ, हाँ, आपको इससे बचाने के लिए कि मैं इस फैसले को पहले दिन ही कबूल कर लिया था, मगर आप शायद नेकी का अजर ज़ाया कर रहे हैं। मैं इसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। वो कहने लगी कि अगर बेवा की मदद करना नेकी है तो उसे सहारा देना, इससे निकाह करना भी नेकी ही है। आपने अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाया है। आपने आपको उसने अपनी बीवी का ख्याल रखने का बोला था और आप उसके साथ शादी करके भी बहुत अच्छे से रख सकते हैं। अपनी बीवी की सोच और बातें जानकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जो बात उसने सोची थी वो मेरी समझ में क्यों नहीं आई थी? शायद इसलिए कि मेरी आंखों के सामने बदगुमानी के बादल छाए हुए थे। मुझे अपनी बीवी पर बहुत फख्र महसूस हो रहा था। वो बहुत समझदार और सुलझी हुई औरत थी। दूसरों की तरह उसने हंगामा नहीं किया, न मुझ पर इल्जाम तराशी की, न घर छोड़कर चली गई, बल्कि उसने समझदारी का सबूत दिया, न मुझसे किसी किस्म का सवाल किया। जब मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो खुद ही उसने आकर मुझसे दूसरी औरत के हकूक के बारे में सवाल किया। इस किस्म की औरतें नसीब वालों को ही मिलती हैं और मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझ रहा था कि मेरी शरीके सफर इतनी अच्छी सोच की मालिक थी। बीवी की बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, समझाया था। मैं ये क्यों नहीं समझ पा रहा था कि नेकी का अजर कभी जाया नहीं होता। अल्लाह कभी भी उसका अजर दे ही देता है। और अब मेरे लिए मतलब साफ था और मैंने सोच लिया था कि समीना को भी अब बीवी का मुकाम ही दूंगा। बेवा को सहारा देना वैसे भी सवाब का काम है। हालांकि यह निकाह अफरा तफरी में हुआ था और मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा था, मगर अब मैं ये नेकी ज़ाया करना भी नहीं चाहता था।